अपना एजेंडा वहाँ से एक पेज पे आना और फिर करना, तो ये किस हद तक कामयाब पीडीएम अपने ऑब्जेक्टिव्स में हुई है और आगे इसमें क्या स्कोप क्या नज़र आ रहा है? एक इम्पार्शियल एनालिसिस आपकी तरफ से मैं चाहूँगा। देखिए, जाहिर सी बात है, जब हुकूमत के खिलाफ कुछ वो करते हैं कि अपने तहरीक चलाने की डिसाइड किया था सितंबर 2020 में, तो बहुत सी मुश्किलात थी और कोई भी तहरीक चलाना हुकूमत के खिलाफ और उसको गिराने के लिए कोई इतना आसान काम नहीं होता। लेकिन हमारी जो मेन रीजन है जिसकी वजह से हमने ये तहरीक चलाने का फैसला किया था, उसमें एक तो बुनियादी चीज थी कि जो इलेक्शन 2018 में किए गए वो तमाम उस तोड़ फोड़ और वो डिस्क्वालिफिकेशन और रेफरेंसेस और बलूचिस्तान में असेंबली में जो हुआ, साउथ पंजाब में जो हुआ, फिर मियां नवाज शरीफ के साथ, मरियम नवाज के साथ, तो इवन प्लेइंग फील्ड ही नहीं थी हमारे लिए। और फिर इलेक्शन के दिन जिस तरह से खासतौर पर काउंटिंग की गई और आरटीएस को बिठा दिया गया, वो तमाम चीजें जाहिर सी बात है एक्सेप्टेबल नहीं थी कि जी ये सही तरीके से हुकूमत बनी है। उसके बाद हुकूमत हमने फैसला किया ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कि जी हम असेंबलीज में जाएंगे। असेंबलीज में हम चले भी गए, तो उसमें दो एस्पेक्ट्स, एक तो वहाँ असेंबली का जो माहौल था जिसमें इमरान खान साहब वजीर आजम ने वर्किंग रिलेशनशिप तो छोड़े, एक हाथ मिलाना भी कभी गवारा नहीं किया टॉप लीडरशिप के साथ जो सामने बैठे होते थे जब भी वो असेंबली आते थे। और फिर जो मीशत के साथ जो तबाही हुई है और होती चली जा रही है, तो पीडीएम की जो जमातें हैं उस धांधली शुदा इलेक्शन को भी देख लें तो उसके बावजूद उनके वोट्स पीटीआई से ज्यादा हैं। लेकिन तो ये रिप्रेजेंट अ साइजेबल। जी, ये आप सारी बातें आप कर रहे हैं, लेकिन इसमें कहाँ पे कामयाबी कहाँ पे हुई है? हुकूमत अभी कहीं नहीं जा रही, कहीं गिरने का कोई इस तरह की चीज़ नहीं आ रही, अभी नंबर्स उनके पूरे हैं और यहाँ पे आप लोग रिज़ाइन भी नहीं कर रहे। दूसरा, जो आपने इंपॉर्टेंट बातें की हैं 2018 के इलेक्शंस की, बाकी भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, वो भी नहीं हुई। अगर आपके इलेक्शन हो भी जाते हैं तो फिर वही चीज़ आएगी, वही चीज़ होगी। देखिए ना, तब्दीली कब आएगी ये तो एक प्रोसेस होता है। पहले आपको अवाम के पास जाना था, अवाम को आगाह करना था वो तमाम चीजें जो कि हो रही हैं, अवाम को अपना जो नैरेटिव है उसके ऊपर एक्सेप्ट करवाना था, और फिर एक कहते हैं ना स्ट्रीट को हॉट करना था। क्योंकि एक दिन तो नहीं हम कहेंगे वजीर आजम इमरान खान चले जाएं और वो चुप करके चले जाएंगे। तो हम समझते हैं कि इस वक्त हमने पिछले 3 महीने में वो तमाम चीजें, हमारा नैरेटिव जो है वो एक्सेप्ट किया लोगों ने। हमारा जो एक स्ट्रीट है वो बहुत एक बिल्कुल तैयार है नेक्स्ट फेज के लिए। और हमें एक चीज उसका भी ख्याल करना पड़ता है कि हम जो जंग लड़ रहे हैं तो उसमें सिर्फ इमरान खान तो हमारे सामने नहीं है, तमाम कुव्वतें हमारे सामने खड़ी हैं। तो वो इट्स नॉट दैट इजी। लेकिन हम समझते हैं कि हमने इतना वीक जरूर कर दिया है कि हुकूमत के अंदर से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं, और अब हुकूमत के लिए अगर कुछ ना भी हो, अगर हम कुछ ना भी अचीव करें, तो एक तो एहसास तो सबको हो गया है कि डिलीवरी जब तक नहीं होगी तो हुकूमत नहीं रुक सकती, जो मर्जी कर लें। तो अगर डिलीवरी की कैपेसिटी है ही नहीं और हर रोज शर्मनाक खबरें आएंगी, तो फिर कैसे मुल्क आगे जा सकता है, कैसे ये सर्वाइव कर सकता है? जुबैर साहब, एक जो चैलेंजेस है उनमें से इकोनॉमी भी है। सारी बात है, इकोनॉमी पे आपकी भी बड़ी गहरी नज़र है, आपने जाहिर बात है एक तवील आपका भी कैरियर फाइनेंशियल सर्कल्स में ही गुजरा है। अब ये चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो नहीं। और उसके बाद ये जो इंटरनेशनल फोरम्स पे जो हमारे साथ हो रहा है, रेकॉर्ड देख लें, ब्रॉडशीट के जो इल्ज़ामात हैं वो बड़े, यानी एज अ पाकिस्तानी यू डोंट फील गुड। और आज जो PIA का तैयारा जो मलेशिया में इम्पाउंड हुआ है, अब ये सब चीज़ों पर जी जी आप देखें ना, ये सारी चीजें जो जिसको कहते हैं ना गवर्नेंस करने के लिए कोई आपको कोई गिरफ्त चाहिए, कोई कॉम्पिटेंस चाहिए, कोई एक ऐसी टीम चाहिए जो कि जिनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसाइट हो गवर्नेंस में, मईशत में और दूसरे चीजों में, कि वो उसको सहारा दे सके। कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं होती कि सबके सब 100% चैंपियन होते हैं, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि 95% इतने खराब क्वालिटी के लोग बैठे हुए हों और ऊपर से लीडर की समझ बूझ ही ना हो, और एक अजीब सा फलसफा और थिंकिंग हो कि जी सब कुछ खराब था पहले। अब वो कल हम देख रहे थे कि लाहौर में कचरे को डिफेंड किया जा रहा था कि जी लाहौर में इसलिए कचरा भी ज्यादा होता है क्योंकि पिछली हुकूमतें जो थी खराब थी।
अब अल्लाह को पूछे कि भाई अगर आपसे 2.5 साल से कचरा उठाने की कैपेसिटी नहीं है, तो आप जो मुश्किल वो चीजें, तभी तो वो कहते हैं कि चीनी का, वो वजीर आजम ने आज चेयर की, आज उन्होंने फैसले किए कि चीनी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। अब मसला ये है कि जब आपकी कैपेसिटी ना हो, आपकी समझ ही ना हो, आप समझे कि ये कोई ट्राइबल सोसाइटी है, उसमें डांट टपट के या किंगडम है, आप मामला चला लेंगे। इस किस्म के जो जैसा मुल्क पाकिस्तान है, या मार्केट फोर्सेस की समझ, डिमांड सप्लाई के जो मोमेंटम होता है उसकी समझ, कब फैसला साजी, सबसे बड़ी चीज है फैसला साजी। अगर आप वक्त नहीं करेंगे, अगर आप वजीर आजम ने बड़े आराम से करेंगे, तो एक तो मसला ये हुआ कि हमने टाइम पर इम्पोर्ट की, ये नहीं, यही मसला है कि आपने क्यों नहीं टाइम पर इम्पोर्ट की, आपने शुगर क्यों इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी। तो वैसे भी गलती है। और जो सब्सिडी वाला है, देखें इसमें तो फिर सारे आ जाते हैं ना, आप लोगों की भी हुकूमत, फिर पीपल्स पार्टी, फिर मुशर्रफ की रिजीम, ये तवातर के साथ जो हमारी इकानमी की सूरत हाल है, वो तो ये मुसलसल ये चैलेंजेस आ रहे हैं, शुगर पहली दफ़ा नहीं। लेकिन अब ये जो चीज़ें, क्या हम आगे भी ये फेस करते रहेंगे? और फिर एक अपोजिशन का एक होता है, जो जमहूरियत का जो हुस्न होता है कि शेडो कैबिनेट्स बनती हैं, जहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी ना हो, अपोजिशन एक बेहतर पॉलिसी तो दे ताकि आवाम को नज़र तो आए और वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करे कि ये चीज़ फॉलो करें। वो भी नज़र नहीं आ रही सर। नहीं, ये देखे ना, एक तो ये भी मीडिया के वो है कि जी तवातर के साथ ये जो चीनी है, इनके मसाइल है बिल्कुल डिफरेंट है। 53 रुपए पर हमने ली थी, 55 रुपए पर छोड़ी थी। हमारे तकरीबन 5 में से आखिर के 4 साल थे, उसमें अगर आप फूड इन्फ्लेशन देखें तो 3% या 3% से भी कम थी, जहां हम छोड़ के भी गए। अब 18%, 16%, 17%, आप खुद बताएं कि पूरे, अच्छा बाकी खित्ता भी तो है ना। अच्छा सर, अब ये आप ये बताते हैं, फिर आपके भाई असद उमर वो करंट अकाउंट डेफिसिट के फिगर हमारे सामने रख देते हैं, एक्सपोर्ट्स के रख देते हैं। मैं करंट अकाउंट का भी बता देता हूँ कि इतना ज्यादा कि इतना हो गया, तो ये सारी चीजें तो है ना सिलेक्टिव। जी, करंट अकाउंट की आप बात कर रहे थे। देखिए, मैं करंट अकाउंट का मैंने आपको क्लैरिफाई कर दूं। देखिए, पहली बात तो ये कि इकोनॉमी में जब आप कहते हैं ना करंट अकाउंट अच्छा हो गया, तो आपका अगला सवाल होता है तो उससे क्या होगा। क्योंकि आप अगर पूरी मईशत को बंद करके और 315 बिलियन की मईशत को 260 बिलियन में 2 साल में नीचे ला के आप कह रहे हैं अपने करंट अकाउंट, जाहिर सी बात है अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी तो आपका प्लांट एंड इक्विपमेंट इम्पोर्ट ही नहीं होगा। अगर आपका रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल होता है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए, अगर वो इम्पोर्ट ही नहीं होगा तो फिर आपका करंट अकाउंट सरप्लस ही होगा ना। लेकिन उस सरप्लस का फायदा आपको उस वक्त होता है कि करंट अकाउंट का इम्प्रूव करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है जो सही तरीका होता है एक्सपोर्ट बढ़ाने का, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जाना चाहिए आपके रिजर्व्स। तो रिजर्व्स में नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि आपने इकोनॉमी को चोक करके किया ना, और उसके खतरनाक नतीजे, बेरोजगारी बढ़ गई, पाकिस्तान में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं बढ़ी थी। गुर्बत बढ़ गई, पाकिस्तान में गुर्बत इतनी नहीं बढ़ी थी। महंगाई बढ़ गई, इतनी कभी महंगाई नहीं बढ़ी थी। तो करंट अकाउंट को क्या वो सरप्लस, ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपके नाज़रीन के लिए कि आप ये कहें कि पेट्रोल बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, तो आप दोनों कारें घर वाले चलाना छोड़ दें और महीने के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद दें कि जी पेट्रोल का बिल बिल्कुल गिर गया। लेकिन नतीजा क्या होगा कि जो